स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर रिजुविनेटिंग यूथ। और हम आज बात करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सैम्पलिंग पर, जो कि स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। स्टैटिस्टिक्स बहुत ही वीक पोर्शन है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए, और हमेशा से ये एक परेशानी का सबब रहा है। इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा उलझाने वाले हैं, तो पूरा देखिएगा वीडियो। टाइप्स हैं, जब जो भी एग्जाम्पल्स हैं सब कुछ समझेंगे हम। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाई पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो देखिए, हमें जब भी किसी चीज़ को पढ़ना होता है, तो मान लीजिए हमें भारत की जितनी भी पॉपुलेशन है हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना। हमें एक स्टेट मिल गया है, मान लीजिए यूपी मिल गया है, और हमें यूपी में पता करना है कि बच्चों का न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसा है। तो जो पूरा का पूरा यूपी है उसकी जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए कहलाएगी पॉपुलेशन। लेकिन मान लीजिए हमें यूपी की सिर्फ कैपिटल मिली है लखनऊ, हमें वहाँ के सिर्फ बच्चों का न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक करना है, तो हमारे लिए लखनऊ की जो पॉपुलेशन होगी वो पॉपुलेशन हो जाएगी। मतलब आप जिसको भी पढ़ना चाहते हैं, वो एक देश हो, शहर हो, एक स्कूल हो, एक मोहल्ला हो, वही हो जाता है पॉपुलेशन। और उस पॉपुलेशन में भी आप इसको समझिए कि आप पूरे के पूरे लखनऊ, पूरे के पूरे यूपी या इंडिया के लोगों पर अपनी रिसर्च को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपको 10-12 साल लग जाएंगे, और फिर आप सोच ही सकते हैं कि क्या होगा। इसलिए हमने स्टैटिस्टिक्स का सहारा लिया। हमने क्या किया, हमने उस पूरे के पूरे पॉपुलेशन में से एक छोटे से हिस्से पर अपनी रिसर्च को करने का फैसला लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक पैनकेक है और एक छोटे से पीस को लिया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा पैनकेक है पॉपुलेशन, ये छोटा सा पीस है सैंपल। और इसी सैंपल पर जब भी हम कुछ रिसर्च या पढ़ाई करेंगे तो वो कहलाएगा सैम्पलिंग। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और क्योंकि सैंपल, आप देख सकते हैं सैंपल पॉपुलेशन से छोटा है, इसीलिए हम इसे इसका क्या कहते हैं, सबसेट। सबसेट का मतलब छोटा हिस्सा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सैंपल आर ऑलवेज स्मॉलर देन पॉपुलेशन। ठीक है, हमने सैंपल को बनाया ही इसलिए ताकि हमें पॉपुलेशन के बारे में पढ़ने में आसानी हो। एक और डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा पॉपुलेशन है, ठीक है, ये लोग हैं इसमें। और हम इतने लोगों पर अपने रिसर्च नहीं कर सकते, हम सबके घर जा जाकर टेस्टिंग नहीं कर सकते कि अपने बच्चे का ब्लड सैंपल दीजिए, हमें न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक करनी है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने कुछ बच्चों को लिया, 100 बच्चों को, 150 बच्चों को, और उनसे हम एक अनुमान लगाएंगे, एक गेस या एक फ्यूचर मॉडल तैयार करेंगे कि लखनऊ में या जहाँ कहीं भी हम ले रहे हैं सैंपल, वहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसी है। तो ये एक एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया। आगे देखिए, स्टैटिस्टिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब ये सब रिसर्च करने के लिए हर जगह स्टैटिस्टिक्स आती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इस टॉपिक को अच्छे से समझिए। आप किसी भी टॉपिक में रिसर्च करें, कुछ भी करें, स्टैटिस्टिक्स वहाँ ज़रूर आएगा। 101% आई एम कन्फर्म। द बेसिक आइडिया ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टू एक्स्ट्रापोलेट। देखिए, एक्स्ट्रापोलेट करने का मतलब क्या है, डेटा से एक्सट्रैक्ट करना। क्या एक्सट्रैक्ट करना, आपने जो भी डेटा लिए हैं, जो भी चीज़ें लिए हैं, उनसे आप पता क्या लगाना चाहते हैं, इस चीज़ को निकालने में हमारी मदद सिर्फ और सिर्फ क्या कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही मदद कर सकता है। इसके लिए एक और चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए, वो चीज़ ये है कि कंक्लूजन्स हमें बनाने होते हैं। हमें उस डेटा का क्या करना है, हमें उस डेटा से ये समझना है कि उस डेटा से रिजल्ट क्या आ रहे हैं, और उन रिजल्ट से भविष्य में हमें क्या समझना है, क्या सीखना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए, एक्स्ट्रापोलेट का जो इंग्लिश मीनिंग है वो है टू गेन नॉलेज, कुछ समझना। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे उससे समझेंगे कि अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू लखनऊ में इतनी कम है, इसका मतलब बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा। ज़्यादा है तो इसका मतलब लखनऊ में खाना पीना बहुत अच्छा है, या हमें वीट को कम करना चाहिए, राइस को बढ़ाना चाहिए। ऐसा कुछ सरकार क्या कर सकती है, प्रबंधन कर सकती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा। सैम्पलिंग के एडवांटेजेस तो हैं ही, इसीलिए हम इंसान इसको कर रहे हैं, लेकिन लिमिटेशंस हैं, उनको भी हम देखेंगे। देखिए, लो कॉस्ट। पूरे पॉपुलेशन का करने में आपने देखा कि कैसे 130 करोड़ आबादी है भारत की, अगर इस पे हम कुछ भी रिसर्च करेंगे देन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप जानते हैं कि इसीलिए जो हमारा सेंसस है वो क्यों 5 साल, 10 साल, 20 साल, ये सेंसस जो है वो गैप में आता है। जैसे भारत का हर 10 साल में आता है, क्यों?
क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको कलेक्ट करने में, डेटा को कलेक्ट करने में। तो ये अगर हम करेंगे तो काम तो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, पूरे पॉपुलेशन में से छोटे से हिस्से को लेते हैं, उससे हमारा पैसा बचता है, काम बचता है, और काम बचा तो टाइम अल्टीमेटली बच गया, और टाइम बचने से जल्दी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जल्दी आएगा तो हम फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस को जल्दी समझ पाएंगे। मान लीजिए पूरा का पूरा उत्तराखंड है, हम उसे पढ़ना नहीं चाहते, हमने एक छोटे से हिस्से को लिया, सिर्फ देहरादून लिया, हमने उत्तराखंड की कैपिटल को लिया, हमने वहाँ के सॉइल फॉर्मेशन को पढ़ा, हमने वहाँ के रिवर बॉडीज को पढ़ा, और हम समझ गए कि बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है, बाढ़ आएगी, अर्थक्वेक आएगा देहरादून में। तो हम ये मान सकते हैं कि उत्तराखंड में भी बाढ़ और आप कह सकते हैं कि अर्थक्वेक आने के चांसेस बढ़ गए, और हम सरकार को अलर्ट कर सकते हैं। अगर हम पूरे उत्तराखंड की पढ़ाई करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और तब तक शायद बाढ़ या अर्थक्वेक आ सकता है। अब बात करते हैं ये क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टॉप्स डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म। डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म को समझने के पहले ये क्रैश टेस्ट है, इसको समझते हैं। देखिए क्रैश टेस्ट क्या होता है। क्रैश टेस्ट एक्चुअली ये है कि जब कार निर्माता अपनी कार बनाते हैं तो वो कार की ड्यूरेबिलिटी को चेक करने के लिए उसे लड़ाते हैं। आपने कई बार देखा होगा वीडियोस में भी इवन, तो वो किससे लड़ाते हैं, कई बार दीवार से लड़ाते हैं या कई बार दूसरी कार से भी लड़ाते हैं। तो वो लड़ा के ये देखते हैं कि क्या जो ड्राइवर आगे बैठेगा, क्या वो ड्राइवर आराम से सह पाएगा, क्या वो सह पाएगा, और ऐसा तो नहीं कि गाड़ी की टक्कर से जो आगे ड्राइवर बैठा है उस पर भी इम्पैक्ट पड़े और वो भी मर जाए। इसे ही ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कहते हैं, और कार के केस में इसे कहते हैं क्रैश टेस्ट। अब मैं आता हूँ रियल एग्जांपल पे। मान लीजिए हमें सैम्पलिंग करनी है, ठीक है, और ये देखिए कोरोना पे अभी वैक्सीन बन रही है, एक कंपनी ने वैक्सीन बनाई, और वो कंपनी अब क्या करेगी, उस वैक्सीन को उसने मंकी पर टेस्ट कर लिया, जानवरों पर टेस्ट कर लिया, वो बिल्कुल सटीक बैठी। अब उसे इंसानों पर टेस्ट करना है, तो क्या वो पूरे के पूरे एक स्टेट को पकड़ेगी, यूपी के, हरियाणा के, आंध्र प्रदेश के, और उन सारे पॉपुलेशन को वो वैक्सीन लगाएगी? बिल्कुल नहीं। वो क्या करते हैं, आप देख सकते हैं कैसे लोग बैठे हैं, वो 10 से 12 100 लोगों को, 50 लोग को बहुत ज़्यादा, 500 लोगों को लेगी, उन पर वैक्सीन लगाएगी, उन्हें मॉनिटरिंग में रखेगी और देखेगी कि क्या हो रहा है। अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को वो लेगी, कुछ जवान, कुछ ज़्यादा बूढ़े, ताकि उसे पता लग पाए कि हाँ वैक्सीन का प्रभाव बूढ़े लोगों में कैसा है, जवान लोगों में कैसा है, और बाकी कैसा है। तो मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वापस आते हैं हम। तो ये था आपका डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म, कि अगर आपने मान लीजिए ट्यूबलाइट आपको चेक करनी है कि क्या सारी की सारी ट्यूबलाइट जो हैं वो जल्दी फूटती हैं, या अगर हम उन्हें ऊपर से नीचे फेंक दें तो वो जल्दी क्रैक होती हैं या लेट में। तो क्या आपने जितनी भी ट्यूबलाइट बनाई हैं आप सबको फेंक देंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम 1 या 2 ट्यूबलाइट्स को फेंकेंगे और हम पता लगाएंगे कि हाँ ड्यूरेबिलिटी ट्यूबलाइट की कैसी है। जो लिमिटेशंस हैं वो ये बॉक्स में है। एरर, एरर के चांस हैं, सैम्पलिंग है, बिल्कुल हम अंदाज़ा लगा रहे हैं तो एवरेज ले रहे हैं तो एरर के चांस हैं। एक्यूरेसी लो हो जाती है, एक्यूरेसी बिल्कुल लो हो जाती है। आप मान लीजिए पूरे के पूरे यूपी स्टेट में कुछ करना चाहते हैं और आपने अपना सैंपल क्या ले लिया, सिर्फ लखनऊ। आपने कहा नहीं, हम अपना सैंपल लेते हैं लखनऊ, हम लखनऊ में रिसर्च को कंडक्ट कराएंगे। हो सकता है लखनऊ कैपिटल है, वहाँ पे आपको बच्चों के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छे मिले क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं। लेकिन अगर आप कॉर्नर स्टेट्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पर चीज़ें अलग मिलेंगी। तो इस वजह से आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं कहा जा सकता। ठीक है, एग्जाम्पल से चीज़ों को समझिए क्योंकि एग्जाम्पल से ही ये समझ में आएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग पर। देखिए 2 टाइप हैं, नॉन रैंडम और जजमेंटल, ये नाम याद रख लीजिए। दूसरा है रैंडम और प्रोबेबिलिटी। तो रैंडम या प्रोबेबिलिटी जिसका दूसरा नाम है, उसके 4 टाइप हैं। यहीं से सवाल आते हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट आपका स्टार्ट हो गया। सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक एंड क्लस्टर। तो इन पे बारी बारी बात करना बहुत ज़रूरी है, इनके एग्जाम्पल्स को भी समझेंगे बहुत ही डीप में। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो आप पहले पढ़ लीजिए इसे। एक ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें किसी भी आइटम का मतलब अगर आप इंसान ले रहे हैं तो वो आइटम हो गया, जानवर ले रहे हैं तो वो आइटम हो गया, तो जो भी चीज़ आप ले रहे हैं वो आइटम हो गया। उस पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन हम जिसको पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें सबका चांस इक्वल होता है आने का। ठीक है, बात समझिए, सबका चांस इक्वल होता है। तो अभी कुछ
संचय, इससे समझते हैं। ये हमने एक जार लिया और इस बर्तन में, जो ग्लास के बर्तन है, इसके अंदर कुछ छोटी छोटी बॉल्स हैं या जेम्स हैं। आपने जेम्स जरूर खाया होगा। अब आपको मान लीजिए कहा गया कि ऐसा है, मुझे 3 जेम्स खाना है, निकाल दो। तो क्या आप इसमें सुई को डालेंगे और निकालेंगे? नहीं, मुझे ब्लू चाहिए, मुझे पर्पल चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, झुकाएंगे और अपने आप बाहर देखिए 3 जेम्स गिर गए। ये जेम्स, ऐसा नहीं कि आपने जादू टोना फूका या आपने पूजा पाठ की एक दिन पहले कि मुझे भगवान ऐसा करना कि येलो, पिंक और ऑरेंज जेम्स ही निकालना। नहीं, वो रैंडम आए, वो अपने आप आए। अब ये रैंडम है, तो जैसे यहाँ पर रैंडम चीजें आई, आपने ऐसा नहीं किया कि पीले जानबूझ करके आगे रखे थे तो पीला ही गिरा। कुछ भी गिर सकता था पीछे से, व्हाइट भी गिर सकता था, ब्लू भी गिर सकता था। दिस वॉज अ रैंडम प्रोबेबिलिटी। ऐसी ही प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब इसे और अच्छे समझने के लिए देखते हैं कैसे होता है ये। तो कैसे परफॉर्म होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं जितने भी पॉपुलेशन मेंबर्स हैं। मतलब मैंने फिर कहा, आप अपने क्लास में कर रहे हैं, 40 लोग हैं, तो वो जो 40 बच्चे हैं जिनमें आप भी शामिल हैं, सबका नाम आप नोट करेंगे और उनको एक स्पेसिफिक नंबर देंगे। नाम नहीं देंगे, हम नंबर देते हैं। क्यों? ताकि आप रैंडम कर पाए। मान लीजिए आपने नाम ले लिया और आपने कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ अपने दोस्तों को चुनूंगा, तो आप क्या करेंगे? अपने दोस्तों को चुन लेंगे। लेकिन अगर आपने मान लीजिए टोकन दिया 1 2 4, तो आपसे कहा गया अब 40 में से सिर्फ 10 बच्चों को चुनो, तो आप कोई नंबर सेलेक्ट करेंगे। हो सकता है वो आपका दोस्त हो और हो सकता है आपका दोस्त ना हो। तो ये रैंडम हो गया, आप पार्शियल नहीं हो पाए। मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई है और आप उसे नहीं चुनेंगे, तो फिर अगर हमने उसका नाम रखा तो आप क्या करेंगे? उसे बिल्कुल नहीं चुनेंगे। लेकिन अगर हमने उसका टोकन नंबर दिया तो हो सकता है आप उसे ले लें। तो दिस वुड बी अ रैंडम सैम्पलिंग। अब हमने उनको नंबर दे दिए, अब क्या करना है? अब कोई भी आप उन्हें चुन सकते हैं। कैसे? रैंडम नंबर टेबल से आप कोई भी उठा लें। जो आजकल तरीका है उसे ध्यान दीजिए। ये देखिए क्या है ये, दिस इज रैंडम नंबर जनरेटर सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर है जो अपने आप चुनता है, क्योंकि इंसान अभी भी थोड़े से क्या है, हाँ, पार्शियल है। मान लीजिए मैं आपको ये नंबर देता हूँ। एक बच्चा है जिसे ऑड नंबर पसंद ही नहीं, उसे तो इवन नंबर पसंद है, तो वो क्या करेगा? 2 4 और 6 को चुन लेगा। अभी भी कुछ पार्शियलिटी है। हम चाहते हैं पार्शियलिटी ना हो, वो कोई भी सोच ना बनाए कि हमें इवन लेना है, ऑड लेना है, ऐसा लेना है, वैसा लेना है। तो इन सब चीजों को इंसानों से हम करवा सकते हैं, इंसानों में ये चूक हो सकती है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर ये सब नहीं करेगा। तो आजकल ये चीज किससे हो रही है? एक सॉफ्टवेयर से हो रही है। ये आपके लिए नई चीज है, इसको ध्यान से समझिए। अब आते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक मतलब एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है। क्या है वो सिस्टम? देखिए, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जहां पर क्या होता है, पढ़िए। ठीक है, एक रिसर्चर एलिमेंट्स को चुनता है। कैसे चुनता है? एक सैम्पलिंग इंटरवल के बाद। ध्यान समझिए, एक नंबर मैं लिख रहा हूं, तो इन नंबर्स को समझिए। आपको यहां पर क्या दिख रहा है? बताइए, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 3 नंबर जोड़े भाई साहब, तो 4 आ गया। फिर से हमने 3 जोड़े तो 7 आ गया। फिर से हमने 3 जोड़े तो 10 आ गया। इसका मतलब आप 3-3 के गैप में ले रहे हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने। एंड दिस डिफरेंस 3 इज नोन एज सैम्पलिंग इंटरवल। तो ये जो हम एक फिक्स्ड अंतराल, एक फिक्स्ड अंतर लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग इंटरवल। इसी के बारे में हम बात करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक लोकल एनजीओ है, उसके पास क्या है? 5,000 एक आबादी है और उसे 5,000 लोगों में से, शहर में 5,000 लोग हैं, 5,000 लोगों में से उसे सिर्फ 500 वॉलेंटियर की जरूरत है। वो सोच रही है हम कैसे चुने? हम ना लड़का देखना चाहते हैं ना लड़की, ना अमीर देखना चाहते हैं ना गरीब। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हम बस लोगों को रैंडम चुने, हमसे कोई चूक ना हो। अब ये क्या करेंगे? देखिए क्या करेंगे, ये सैम्पलिंग इंटरवल निकालेंगे। कैसे? ये क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन जो है 5,000, उसको जितना इन्हें लेना है, इनका सैंपल साइज 500 से डिवाइड कर देंगे। व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज 10। अब ये क्या करेंगे, हर 10वें आदमी को लेंगे। कहने का मतलब क्या है, किस किस को लेंगे ये? तो इस सबको टोकन दे देंगे, या नहीं भी देंगे तो भी क्या होगा, ये क्या लेंगे, पहले इंसान को लेंगे, 10वें को लेंगे, फिर 20 को लेंगे, फिर 30 को लेंगे। ऐसे करते करते ये
500 लोगों को पूरा कर लेंगे। इससे क्या हुआ, ये सिस्टमैटिक है, इन्होंने सिस्टम बनाया। तो ये सिस्टम कैसे बनता है, सैम्पलिंग इंटरवल के द्वारा। देखिए हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो, लेकिन टॉपिक ऐसा एक्सटेंसिव है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग ही जाएगा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि हम जल्द से जल्दी से खत्म करें। स्ट्रेटिफाइड पे आते हैं। देखिए स्ट्रेटिफाइड का मतलब स्ट्रेटिफिकेशन, ये बिल्कुल ऐसा समझिए दूध है और दूध के ऊपर मलाई होती है, और आप क्या करेंगे, आपको मलाई बहुत पसंद है, आपने मलाई निकाली, दिस इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। आपने एक फिक्स्ड चीज को निकाला अपने हिसाब से, उसे ही हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझिए। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से ग्रुप बना दिए जाते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब बराबर ग्रुप। अब बराबर किस सेंस में, हो सकता है यहाँ पर भी 10 लोग हैं, 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 ये होमोजीनियस है। हो सकता है इन 10 लोगों में 5 लड़के 5 लड़कियां, यहाँ पर भी 5 लड़के 5 लड़कियां, 5 लड़के 5 लड़कियां, ये भी होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस की डेफिनेशन एक रिसर्चर अपने हिसाब से सेट करता है। और ये जो हम ग्रुप बनाते हैं होमोजीनियस, ध्यान रखिएगा होमोजीनियस बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। होमोजीनियस नहीं होगा तो वो स्ट्रेटिफाइड नहीं कहलाएगा। इन ग्रुप्स को हम कहते हैं स्ट्रेटा। क्या कहते हैं, स्ट्रेटा। और ये जो हम स्ट्रेटा बना लेते हैं, फिर इनसे हम रैंडमली लोगों को चुनते हैं। तो ये था स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। और डिटेल में समझते हैं, सिर्फ डायग्राम से समझेंगे। देखिए टोटल पॉपुलेशन में से हमने क्या किया, ग्रुप बना लिया। मान लीजिए ये पहला मोहल्ला है, ये दूसरा मोहल्ला, ये तीसरा मोहल्ला और ये है चौथा मोहल्ला। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को चुनना है। तो हमने पहले मोहल्ले से फर्स्ट को लिया, दूसरे मोहल्ले से थर्ड को लिया, ये देखिए थर्ड, तीसरे मोहल्ले से सेकंड को लिया, चौथे मोहल्ले से हमने फिर फर्स्ट को लिया। आप देखिए ले कैसे रहे हैं, देखिए कैसे ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पहले 10 को लिया, पहले इसको लिया ये, अब किसको लिया इन्होंने 2 को लिया ऐसे, फिर इन्होंने किसको लिया 8 को, ये आई ऐसे, फिर किसको लिया 5 को, ये ऐसे सीरियल बना रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। आप कुछ भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा स्ट्रेटा बनाते हैं। आप जेंडर पे स्ट्रेटा बना रहे हैं, आप एज पे स्ट्रेटा बना रहे हैं, किसी भी चीज पे आप स्ट्रेटा को बना सकते हैं। देखिए स्ट्रेटा को कैसे बनाया है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल समझिए। हम जेंडर ले लेते हैं, मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक। तो जेंडर दो हैं, एक मेल एक फीमेल। अब मेल में भी क्या है, मेल में बैचलर कितने लोगों ने किया है, अलग ग्रुप बनेगा। फीमेल में और मेल में अलग अलग ग्रुप ऐसे बन गए, ठीक है। लेकिन अगर आप डिग्री कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं तो स्ट्रेटा क्या बनेगा, बीएससी, बीए, बीकॉम, बैचलर, मास्टर्स, एमएससी और पीएचडी डॉक्टरेट कितने हैं। अब इसमें मेल फीमेल अलग अलग बनेगा। देखिए बैचलर में क्या बनेगा, बैचलर में मेल फीमेल, मास्टर्स में मेल फीमेल, डॉक्टरेट में मेल फीमेल। तो वो आप पर डिपेंड करता है आप स्ट्रेटा कैसे ले रहे हैं। आपने जेंडर लिया, आपने डिग्री ली, आप क्या लेना चाह रहे हैं, समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं क्लस्टर की। क्लस्टर का मतलब जमावड़ा, कुछ चीजें इकट्ठा हुई हैं। तो क्लस्टर सैंपलिंग में क्या करते हैं, छोटे छोटे पॉपुलेशन के ग्रुप बनाते हैं जिन्हें हम क्लस्टर कहते हैं। अब दिक्कत यह है, स्ट्रेटिफाइड में भी तो सर हम ग्रुप बना रहे थे, क्लस्टर में भी ग्रुप बना रहे हैं। धैर्य रखिए, अभी मैं आपको डिफरेंस भी बताने वाला हूं। तो ये जो हम क्लस्टर लेते हैं, अब हम इनसे लोगों को चुनते हैं, ठीक है। क्लस्टर का इस्तेमाल कहाँ होता है, पढ़िए। यूज टू स्टडी लार्ज पॉपुलेशन, जहां पर वाइडली जोग्राफिकल डिस्पर्स्ड है, मतलब लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, यहाँ पे हैं कुछ, यहाँ पे हैं कुछ, यहाँ पे हैं, वहां पे क्लस्टर बनाना जरूरी होता है। इससे पहले कि आप और कंफ्यूज हों क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड में, हम इसे क्लियर कर देते हैं। देखिए हमने क्या कहा था, हमने यहाँ पर क्लस्टर बनाए हैं, कुछ क्लस्टर बना लिए। अब हमने ये कैसे बनाए हैं, ये हमने अपनी मर्जी से बनाए। यहाँ पे हमने एज रखी है 10 साल के लोग हैं, यहाँ पर 20 साल के लोग हैं, इसमें 30 साल के लोग हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सब ग्रुपों में से कुछ ग्रुप्स को ही पूरा का पूरा चुनेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने इतने सारे ग्रुप्स में से सिर्फ और सिर्फ 3 ग्रुप को लिया है, 1, 2 और 3। स्ट्रेटिफाइड में क्या कर रहे थे हम, स्ट्रेटिफाइड में हम हर स्ट्रेटा से लोगों को चुन रहे थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है आपको। अगर अभी भी कुछ दिक्कत है तो इसे देखिए। क्लस्टर वर्सेस स्ट्रेटिफाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए इसे। क्लस्टर में कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, जबकि स्ट्रेटिफाइड में कॉस्ट तो रिड्यूस नहीं होती, लेकिन प्रिसीजन ज्यादा अच्छा होता है। क्लस्टर में हम रैंडमली क्लस्टर बनाते हैं अपने हिसाब से, और स्ट्रेटा में भी हम अपने हिसाब से बनाते हैं। लेकिन
क्लस्टर जो हम बनाते हैं वो नेचुरली, मैंने आपसे कहा ना 10 साल के लोग, 20 साल के लोग, लेकिन स्ट्रेटिफाइड में आप अपने हिसाब से लोगों को चुन सकते हैं। मान लीजिए आपने स्ट्रेटा बनाया, एक बच्चा 10 साल का होगा, एक बच्चा 11 साल का होगा और एक बच्चा 12 साल का होगा। एक स्ट्रेटा में 3 लोग होंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये कहलाएगा स्ट्रेटा। लेकिन क्लस्टर में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रही है आपको बात? तो स्ट्रेटा जो है वो रिसर्चर द्वारा बनाया जाता है, क्लस्टर नेचुरली बनता है। क्लस्टर में एरर आने के चांस ज़्यादा हैं, स्ट्रेटिफाइड में एरर आने के चांस कम है। एक्सटर्नली होमोजेनिटी, बाहर से लगता है कि क्लस्टर एक समान है लेकिन अंदर से ये अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेटिफाइड की बात करें तो ये अंदर से एक समान लगता है लेकिन बाहर से लगता है कि नहीं, क्योंकि रिसर्चर ने अपने हिसाब से चुना है, तो यहाँ पर अंदर से होमोजेनिटी कम होगी। होमोजेनिटी का मतलब होता है समरूपता, एक जैसा। जैसे एक दूध वाला है, दूध वाला का थोड़ा सा पानी मिला देगा, तो क्या आप देख के बता सकते हैं कि उस दूध में पानी मिला है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो दूध और पानी मिलके एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम बाहर से देख के ना पता लगा पाए कि वो उसमें कुछ लोग मिले हैं या उसमें मिक्सचर है, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस। तो मुझे लगता है अगर आपको समझ में आई हैं चीज़ें तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।